और इसके लिए आईटीसी को वीट चाहिए, गेहूं चाहिए बेसिकली, और वो वीट को परचेस करना चाहता है। तो वो इस रीज़न से आईटीसी जो है एक बायर है। और यहाँ पे अगर मैं, दूसरा है फार्मर। फार्मर जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर है, वो यहाँ पे वीट को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो चीज़ है आप कह सकते हो वो है, फार्मर क्या हो गया यहाँ पे, सेलर हो गया। अभी सिनारियो कुछ इस तरीके से है कि अभी आप सभी को पता है कि लॉकडाउन का फेज है, बहुत सारे यहाँ पे अभी भी इश्यूज चल रहे हैं। तो ये देख के जो है दोनों पार्टिसिपेंट्स के, दोनों के अलग अलग व्यूज हैं। आईटीसी को ऐसा लग रहा है कि आगे जो है, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आईटीसी को ऐसा लग रहा है कि आगे जाके जो है जब इकोनॉमी ओपन हो जाएगा, जितने भी कमोडिटीज हैं उन सभी के प्राइस बढ़ जाएंगे। फार्मर को डर है कि ये थोड़े टाइम के लिए होगा, बट आगे जाके जो है चांसेस है कि और भी कुछ हो सकता है, कि जिससे जो है कमोडिटी मार्केट वापस जो है जैसे कि यहाँ पे बंद हो सकता है। तो दोनों का अपना अपना व्यूज था, दोनों को लगता था कि कुछ जो है, एक को लग रहा है, आईटीसी को लगता है प्राइस बढ़ेगा और फार्मर को लगता है प्राइस गिर जाएगा। तो अभी ऐसे टाइम पे जो है उन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आईटीसी और फार्मर आए और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये निगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब किसी तरीके का लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बस दोनों मिले और उन्होंने एक अग्रीमेंट कर दिया। अभी मान लीजिए आज का जो डेट है 21 जून 2021, और आज जो गेहूं का प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं आज का जो गेहूं का प्राइस है दैट इज 10 रुपीज पर किलो। अभी यहाँ पे जो है दोनों आईटीसी और फार्मर दोनों आज के दिन आएंगे और यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जहाँ पे वो जो है सब पहले ही जो है सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे कि वो कितना यहाँ पे परचेस करने वाले हैं, कौन से प्राइस पे परचेस करने वाले हैं, और फार्मर जो है कब ये गुड्स को डिलीवर करेगा, सारी चीज़ें प्री डिटरमाइंड होगी। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही जो है अग्रीमेंट के दौरान ये सारी डिटेल्स जो है वो क्लियर कर देंगे। मान लीजिए आईटीसी को यहाँ पे जो है 1 लाख किलो जो है यहाँ पे गेहूँ परचेस करना है, जहाँ पे दोनों आज के प्राइस पे जो है यहाँ पे एंटर होते हैं, दैट इज लेट्स से 10 रुपीज पर किलो। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि प्राइस जो है 10 रुपीज प्रति किलो है, और ड्यूरेशन है 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने के बाद जो है यहाँ पे फार्मर जो है वीट डिलीवर करेगा आईटीसी को। अभी मान लेते हैं कि 2 महीने हो गए, आफ्टर 2 मंथ्स यहाँ पे प्राइस जो है, लेट्स से सिनारियो नंबर 1, प्राइस जो है वीट का लेट्स से हो जाता है 12 रुपीज पर केजी। अभी आप सभी लोग मुझे ये बताइए, अगर 2 महीने के बाद भाव जो है 10 का 12 रुपया हो जाता है, तो इस केस में किसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा और किसको यहाँ पे लॉस होगा? आप सभी लोग आंसर दे, उसके पहले एक बार मैं जो है पूरा सिनारियो बता देता हूँ, सो दैट आपको जो है आप सही आंसर दे पाओ। आईटीसी एंड फार्मर के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट हुआ है 21 जून 2021 को 10 रुपए के प्राइस पे। यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें पहले से ही जो है डिटरमाइन कर दी थी कि क्वांटिटी कितनी होगी, प्राइस कितना होगा, ड्यूरेशन कितना होगा, और इन दोनों का जो अग्रीमेंट प्राइस है दैट इज 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपये में जो है चीज़ें एक्सचेंज होने वाली है। अभी मान लीजिए 2 महीने के बाद जो है प्राइस बढ़ जाता है, 10 का 12 हो जाता है, बट अग्रीमेंट का प्राइस है 10 रुपया, और जो प्राइस पे गुड्स एक्सचेंज होगा दैट वुड बी ऑन अग्रीमेंट प्राइस। अभी प्राइस जो है 12 रुपया हो गया है, तो इस केस में किसको यहाँ पे फायदा होगा और किसको यहाँ पे लॉस होगा? यस एग्जैक्टली, वेरी गुड यहाँ पे अनिल जी, यस करेक्ट आंसर, वेरी गुड ताबासुम जी, यस करेक्ट आंसर, अनूप जी परफेक्ट। आप पूरा लिखिए किसको प्रॉफिट होगा किसको लॉस होगा, मतलब बायर को प्रॉफिट ऐसा मतलब जिसको होगा, या फिर सेलर को प्रॉफिट, वो ऐसा पूरा क्लीन मेंशन कीजिए, सिर्फ कंपनी का नाम मेंशन मत कीजिए। प्रॉफिट किसको होगा एंड लॉस किसको होगा?
यस, करेक्ट, वेरी गुड आंसर अनूप जी, ताबसुम जी, अनिल जी। यस, परफेक्ट, वेरी गुड। तो इस केस में आप कह सकते हो, आप सभी लोगों ने सही मेंशन किया कि यहाँ पे आईटीसी जो है उसको प्रॉफिट होगा, और जो हमारे फार्मर भैया है उनको यहाँ पे लॉस हो सकता है, बिकॉज उन्होंने पहले से ही अग्रीमेंट कर दिया है। अभी मान लीजिए सिनारियो नंबर 2, दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पे प्राइस जो है अभी 8 रुपीज पर किलोग्राम हो गया, कितना हो गया, 8 रुपये, 8 रुपये प्रति किलो। इस सिनारियो में किसको प्रॉफिट होगा एंड किसको लॉस होगा? Yes, exactly. Very good, Anup ji. Very good, Tabasum ji. Yes, correct. Very good, Anil ji. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि फार्मर को यहाँ पे प्रॉफिट होगा एंड आईटीसी को यहाँ पे लॉस होगा। तो यस, तो आप सभी ने यहाँ पे, यहाँ जो है आपने सही कहा। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थोड़े बहुत लिमिटेशंस थे, मतलब थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस थे। सबसे पहले यहाँ पे जो लिमिटेशन था, दैट वाज डिफॉल्ट रिस्क। कौन सा रिस्क था? डिफॉल्ट रिस्क। अभी डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है? डिफॉल्ट रिस्क का मतलब ये होता है कि वन ऑफ द पार्टीज, यहाँ पे वन ऑफ द पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को सरेंडर कर देता है। अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सिनारियो नंबर जो 2 है कि जहाँ पे आईटीसी को जो है यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ये आईटीसी जो है यहाँ पे वो कह सकता है कि मुझे जो है लॉस हो रहा है, मैं इतना लॉस बेयर नहीं कर सकता। तो आईटीसी जो है, बिकॉज क्यों आईटीसी को लॉस हो सकता है? बिकॉज वो 1 लाख केजी जो है यहाँ पे परचेस करने वाला, और गैप जो है 2 रुपीज का आ रहा है, विच इज 2 रुपए तक का गैप हो रहा है। तो 2 लाख रुपया जो है आईटीसी के लिए नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो आईटीसी कह रहा है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट को सरेंडर, मतलब मुझे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को सरेंडर कर देना है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करना है। सो ऐसे टाइम पे जो है, ऐसे टाइम पे जो रिस्क होता है कि कोई भी एक पार्टी जो है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट को सरेंडर कर देता है, उसे हम डिफॉल्ट रिस्क कह देते हैं। मतलब उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, कोई भी यहाँ पे आईटीसी जो है अपने, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं जो है आपके पास से जो है खरीद नहीं पाऊंगा, बिकॉज मुझे जो है यहाँ पे नहीं अफोर्डेबल हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या हो सकता है? ऐसे टाइम पे जो है एक लिक्विडिटी रिस्क का जो है जनरेट हो सकता है। कि लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या? लैक ऑफ अवेबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। अभी ये क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो है आईटीसी ने जो है यहाँ पे सरेंडर कर दिया, बोलता है कि आईटीसी कह रहा है कि मैं अभी आपके साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं कर पाऊंगा। तो अभी ऐसे टाइम पे सेलर जो है, जो फार्मर है, उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसा बायर ढूंढना जो 1 लाख केजी वीट भी परचेस करना चाहता हो, प्लस 10 रुपए के प्राइस पे। तो वो जो जहाँ पे आप कह सकते हो कि अवेबिलिटी होते हैं बायर एंड सेलर को, मतलब उनकी जो है खामी हो या फिर लैक, मतलब उनका इतनी अवेबिलिटी इजीली ना मिले, तो वो जो रिस्क होता है उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। जो तीसरा रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज द, उसे हम यहाँ पे कहते हैं रेगुलेटरी रिस्क। जो तीसरा रिस्क है वो रेगुलेटरी रिस्क। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो दो लोगों के बीच में होता है, बायर एंड सेलर। यहाँ पे कोई भी तरीके का तीसरा मेंबर नहीं होता, ना ही ब्रोकर, ना ही मिडलमैन, ना ही इंटरमीडियरी, ना ही रेगुलेटर, कोई नहीं होता। सिर्फ बायर होता है एंड सेलर होता है। तो अगर कोई बीच में होता तो वो क्या सेटलमेंट करवाने में हेल्प कर सकता था या सेटल करके देता था, तो वैसा पॉसिबल था। बट यहाँ पे ये केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ दो लोगों के बीच में हुआ है। इसे हम जो है कहते हैं लाइक फेस टू फेस जो है यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी नहीं था। तो ये इतने सारे इसके डिसएडवांटेज थे, तो ये सारे डिसएडवांटेज को कम करते हुए या ओवरकम करते हुए एक नया प्रोडक्ट या एक नया कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप किया गया। कोई उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम गेस करना चाहेगा? व्हाट वुड बी द कॉन्ट्रैक्ट नेम जो इन्होंने नया बनाया होगा उसका? एनीवन हु वांट्स टू मेक अ गेस?
यस, तो उसका जो है यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया गया, दैट इज नथिंग बट द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी चीज़ें यहाँ पे डिसएडवांटेज थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ओवरकम करते हुए उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिए। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे जो है रेगुलेटर होता है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेगुलेटर को। मतलब रेगुलेटर मतलब कौन, यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि जो भी जो है सेबी जो है पूरे चीज़ों को रेगुलेट करता है। एट द सेम टाइम एक्सचेंज जो है वो बायर्स एंड सेलर को यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंटर जो है ये मतलब बायर्स एंड सेलर्स को यहाँ पे मिलवाने का जो एक प्लेटफॉर्म होता है, दैट इज नथिंग बट द एक्सचेंज। तो इन्होंने यहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क जो था मतलब उसको कम किया और उन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस किया। तो एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस किया, तो तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो रिस्क था रेगुलेटरी रिस्क का, वो चला गया, बिकॉज अभी एक्सचेंज जो है वो सारी चीज़ें संभालेगा। सेकंड, इनका जो दूसरा रिस्क है दैट इज डिफॉल्ट रिस्क। अब ये डिफॉल्ट रिस्क को कम करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मार्जिन करके कॉन्सेप्ट लेके आ गए कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो आपको जो है सबसे पहले मार्जिन पे करना पड़ेगा। अगर आप मार्जिन पे कर सकते हो तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, अदरवाइज आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर सकते। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको एंट्री करनी है तो यू हैव टू कीप अ मार्जिन इन योर डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट। तो वो जो है ये मार्जिन के आने से क्या हुआ कि ये डिफॉल्ट रिस्क जो है वो खत्म हो गया। मतलब अगर कल उठ के कोई बायर या फिर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को जो है सरेंडर कर देता है, मान लीजिए कि हमारा ये एग्जांपल में आईटीसी ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो आईटीसी ने जो भी मार्जिन रखा होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए, वो मार्जिन का अमाउंट जो है फार्मर के पास चला जाएगा। तो इसीलिए अगर डिफॉल्ट रिस्क भी होता है तो यहाँ पे पार्टी को, यहाँ पे किसी भी वन ऑफ द पार्टीज को यहाँ पे सफर नहीं करना पड़ता। तीसरा जो था दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। अभी यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज जो है वो सभी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि मतलब आप कह सकते हो कि बायर्स एंड सेलर्स को यहाँ पे मिलवाना, उनके पास से ट्रेड करवाना, सेटल करवाना, तो ये सारी चीज़ें अभी एक्सचेंज ही जो है अपने यहाँ पे जो है हैंडल करता है। तो अगर कल सरेंडर हो भी जाता है तो जो 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 पार्टी है उसको मार्जिन भी मिलता है, प्लस यहाँ पे एक्सचेंज ध्यान रखती है कि उसको जो है लिक्विडिटी भी अवेलेबल हो। तो ये जो है एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के। तीसरा यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज लॉट साइज। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप यहाँ पे करते हो, यहाँ पे इसे जो है एक बंडल, मतलब आप इसे होलसेल मार्केट की तरह इसे आप ले सकते हो। दिस इज नॉट द मार्केट की जहाँ पे आप एक या दो चीज़ें परचेस करो। तो ये जो है ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पूरा आप कह सकते हो कि लाइक एक लॉट पे चलता है। बट अगर मैं इसी जगह अगर मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड मार्केट की, तो फॉरवर्ड मार्केट कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज मतलब आईटीसी किसी फार्मर के पास से 1 लाख केजीज परचेज करेगा, किसी फार्मर के पास से 20,000 केजीज परचेज करेगा, किसी के पास से 3 लाख केजीज परचेज करेगा। तो सबके पास से अलग अलग करेगा। बट अगर आप यहाँ पे एक्सचेंज में, अगर आप यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो एक्सचेंज ने यहाँ पे पहले से ही सारी चीजें डिसाइड कर रखी है, तो आपको उतना यहाँ पे ट्रेड करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब इन्होंने एक्सचेंज इंट्रोड्यूस करवाया, मार्जिन, लॉट साइज में मतलब यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी है वो आप एक या दो यूनिट में परचेस नहीं कर सकते, आपको एक या दो लॉट में परचेस करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ रिलायंस की, तो रिलायंस कैसे कि इसके एक लॉट के अंदर 250 का क्वांटिटी आता है, तो मिनिमम आपको उतना क्वांटिटी परचेस करना ही पड़ेगा, तो ही जो है आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि नहीं मेरे को सिर्फ 50 या 60 रिलायंस परचेस करना है, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जो है यहाँ पे जो लॉट साइज मैंने मेंशन किया है उतना लॉट साइज आपको लेना ही पड़ेगा। सो दिस इज नथिंग बट द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो? ओके, सो अभी जो है यहाँ पे अभी हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन अभी आपको एकदम इजीली समझ जाएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं ये लोग। तो फॉरवर्ड मार्केट वाज प्राइमरीली, इसको स्टार्ट क्यों किया गया था, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट को
मतलब फार्मर के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके किस चीज़ से, जो भी एडवर्स प्राइस मूवमेंट, मतलब जो एकदम फ्लक्चुएट होता है प्राइस को, उसके सामने से। इस उसके लिए बेसिकली इन फॉरवर्ड मार्केट द बायर्स एंड सेलर एंटर इनटू द अग्रीमेंट टू एक्सचेंज द गुड फॉर द कैश। मतलब हमारे एग्जांपल में आईटीसी को यहाँ पे जो है गुड्स मिलेगा, उसको व्हीट मिलेगा, और फार्मर को यहाँ पे कैश अवेलेबल होगा। द एक्सचेंज जो भी होता है यहाँ पे हैपन्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। यहाँ पे पहले से ही जो है प्राइस एंड फ्यूचर डेट जो है यहाँ पे डिसाइड कर दिया जाता है। द प्राइस ऑफ द गुड्स इज फिक्स्ड बाय बोथ द पार्टीज द डे एंड दे एंटर इनटू द अग्रीमेंट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्री डिटरमाइंड होती है। सिमिलरली और जो है डेट एंड टाइम को भी यहाँ पे जो है फिक्स किया जाता है। द अग्रीमेंट, यस, तो यहाँ पे आपको जो है फोकस में ये रखना है कि ये जो अग्रीमेंट होता है वो फेस टू फेस होता है, जहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। तो ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में। तो इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे हम ओटीसी मार्केट में कहते हैं। ओटीसी मतलब आप कह सकते हो ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब क्या, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के बाहर ट्रेड होते हैं, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सचेंज के बाहर ट्रेड होते हैं, उसे हम ओवर द काउंटर कहते हैं। मतलब अगर एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है, मतलब एक्सचेंज में वो ट्रेड होता है, तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में आता है। अगर वो एक्सचेंज के बाहर ट्रेड होता है तो उसे हम जो है ओवर द काउंटर कहते हैं। ओके, सो अभी जो है मैं आप सभी को 5 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो हमने अभी तक जो लाइक फॉर एग्जांपल जो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो अनिल जी, जो हमने एग्जांपल देखा आईटीसी एंड इसका फार्मर का। तो अगर आईटीसी जो है फार्मर के पास पे जाके कोई भी डील करता है, लाइक जो भी कोई भी चीज़ यहाँ पे वो अग्रीमेंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो है ओटीसी में आएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं है, कोई भी रेगुलेटर नहीं है, कोई भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन दोनों के बीच में हुआ, तो वो ओटीसी होता है। जो हमने आईटीसी और ये फार्मर का जो एग्जांपल देखा था, वो रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि जहाँ पे कोई भी चीज़ वो जो है एक्सचेंज में जाके नहीं करते, वो फेस टू फेस बात करके जो है यहाँ पे बिजनेस को या डील को कंप्लीट किया जाता है। तो उस चीज़ को आप ओटीसी मार्केट में कंसिडर कर सकते हो। ओवर द काउंटर मतलब एक्सचेंज के बाहर, एक्सचेंज मतलब एनएससी बीएससी के बाहर जो भी ट्रेड होते हैं वो वाले। ओके, क्लियर अनिल जी? ओके, सो अभी जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज जो देखते हैं, अभी मैं आप सभी को जो है 5 क्वेश्चन पूछूंगा। उन सभी पांचों के पांच जो है मैं आप सभी से एकदम राइट आंसर एक्सपेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो है दो पार्टिसिपेंट्स है। राम होलसेल सेलर है ऑफ द कॉर्न इन द मार्केट, वेयर लक्ष्मण इज द रिटेल सेलर इन द मार्केट। Today they enter into the agreement for 20 kgs of corn for 100 per kg according to their negotiation, also fix the date after 2 months. Thought process of Lakshman is that the price of the corn will rise in the future, for which he wants to lock in the contract at a predetermined price. And Ram is thinking that price of the corn will fall down, for which he wants to cash in at higher in the future. अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो राम है वो बेसिकली जो है वो सेलर है। राम जो है वो सेलर है और लक्ष्मण जो है यहाँ पे बायर है। इतना आप याद रखिएगा तो आपको ये समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। राम सेलर है और लक्ष्मण बायर है। दोनों ने आज अग्रीमेंट किया 20 केजीज ऑफ कॉर्न का 100 रुपीज के प्राइस के हिसाब से, और ड्यूरेशन जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर नेगोशिएशन डेट आफ्टर द 2 मंथ्स। लक्ष्मण ऐसा सोचता है कि प्राइस बढ़ेगा आगे जाके, और राम को ऐसा लगता है प्राइस जो है गिरेगा आगे जाके। तो दोनों ने आज जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अभी आपको जो है मुझे बताना है यहाँ पे कि अंडरलाइंग असेट क्या है यहाँ पे, विच इज द अंडरलाइंग असेट। उसके बाद यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि क्वांटिटी कितना है। इसके बाद आपको मुझे बताना है कि प्राइस कितना है, प्राइस क्या है, एंड इन द एंड आपको ड्यूरेशन बताना है।
आंसर देने के से पहले आप सुन लीजिए, आपको जो है एक ही मैसेज में ये टाइप करके मेंशन कर दीजिए चारों के चारों आंसर, अंडरलाइंग असेट, क्वांटिटी, प्राइस एंड ड्यूरेशन। तो सबके पास जो है 1 मिनट है, 1 मिनट में आप सभी लोग यहाँ पे जो है इन चारों क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए, और सभी के से मैं जो है इसका एक सही आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, बट अगर वो गलत होता है इट्स ओके। ओके, सो सबसे पहला मुझे यहाँ पे आंसर आया है, नहीं ड्यूरेशन मतलब इसका टाइम होराइजन क्या है। ओके सो तबस्सुम जी, व्हाट वुड बी द अंडरलाइंग असेट। ओके, अनिल जी इसमें प्राइस एंड ड्यूरेशन क्या होगा, व्हाट वुड बी द प्राइस एंड व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन। ओके सो यहाँ पे जो है ये अनिल जी से मुझे कहाँ से मिला है, ओके अनूप जी से, ताबस्सुम जी से। ओके तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आंसर, यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट जो है वो है कॉर्न, क्वांटिटी है 20 kgs, प्राइस जो है 100 का है एंड ड्यूरेशन इज 2 मंथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स आफ्टर 2 मंथ्स, तो ये जो है 2 मंथ्स का है। ओके ये जो है अभी आप सभी लोगों ने इसका आंसर मुझे करेक्ट मेंशन किया। अभी लास्ट लास्ट क्वेश्चन सभी के लिए, कि अगर जो है मान लीजिए कि प्राइस जो है यहाँ पे ये 100 रुपया नहीं रहा, 2 महीने के बाद ये हो चुका 150 रुपया, कितना हो गया अभी ये बढ़ के हो गया 150। सो इस टाइम पे क्या होगा, किसको यहाँ पे फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ओके सो नहीं, अनिल जी आपको ये मेंशन करना है किस पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे फायदा होगा। ओके कोई कह रहा है लक्ष्मण, कोई कह रहा है राम, किसको फायदा होगा। ओके मैं एक बार वापस बता देता हूँ, राम सेलर है और लक्ष्मण बायर है, और प्राइस जो है अभी बढ़ गया है, 100 से 150 हो गया, तो किसको फायदा होगा। यस तो इस केस में अगर प्राइस बढ़ता है तो लक्ष्मण का फायदा होगा, और अगर प्राइस मान लीजिए 150 की जगह हो जाता है 70 रुपये, प्राइस जो है हो जाता है 70 रुपीज़, सो उस केस में यहाँ पे राम को फायदा होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि थॉट प्रोसेस लक्ष्मण, यहाँ पे 150 रुपये पे लक्ष्मण को कैसे फायदा होगा, बिकॉज लक्ष्मण ने वही सोचा था कि आगे जाके प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ गया, तो इसलिए लक्ष्मण को फायदा हुआ। और 70 रुपीज होता है तो राम का जो व्यू था, राम ने सोचा था कि प्राइस गिरेगा और प्राइस गिरा, और इसीलिए यहाँ पे राम को फायदा होगा 70 पे, और 150 रुपये पे लक्ष्मण को फायदा होगा।
सो ये जो है इस तरीके से, मतलब जिसका व्यू राइट है, मतलब मैंने अभी सोचा ऐसा होगा और वैसा हो गया तो मैं जीत गया, और मैंने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ, मैं हार गया। इसके जैसा है ये सिर्फ। तो पॉसिबल सिनारियोज, तो यहाँ पे जो 3 पॉसिबल सिनारियोज, प्राइस जो है कौन का 150 रुपया होता है तो लक्ष्मण का व्यू सही हो जाता है, राम तो यहाँ पे 100 रुपये पे वो बाई कर और मेकिंग द लॉस ऑफ 15। अगर 70 रुपये हो जाता है तो राम का व्यू सही होता है, अभी लक्ष्मण जो है यहाँ पे उसको 70 रुपये में जो है खरीदना पड़ेगा, 30 रुपीज मोर कंपेयर टू कैश मार्केट। सीन की अगर सिनारियो 3 में अगर प्राइस रिमेन कांस्टेंट तो किसी को भी ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो रिस्क कौन से यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो सबसे पहले डिफॉल्ट रिस्क जो हमने देखा, लिक्विडिटी रिस्क एंड रेगुलेटरी रिस्क। तो अभी हम फ्यूचर्स पे आते हैं। फ्यूचर्स क्या है, तो फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो मेन डिफरेंस है वो बस इतना है, लीगल अग्रीमेंट का। फॉरवर्ड जो है एक निगोशिएबल अग्रीमेंट है और फ्यूचर जो है एक लीगल अग्रीमेंट है। लीगल मतलब यहाँ पे जो है एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे जो है पूरा एक प्रोसेस होता है, स्टैंडर्डाइज होता है सारी चीज़ें, लॉट साइज होता है, सब कुछ होता है। तो ये जो है लीगल अग्रीमेंट होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक कस्टमाइज्ड है, निगोशिएबल है। तो ये इतना याद रखिएगा। ओके अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है दैट इज नोन एज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो हम यहाँ पे थोड़े बहुत फ्यूचर्स मार्केट के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे और उसको फिर मैं आपको जो है लाइक सॉफ्टवेयर पे दिखा दूंगा कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे दिखाई देगी। तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप कह सकते हो कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको जो मन चाहा वैसा कर सकते हो, नहीं, जो एक्सचेंज ने कहा दैट इज फाइनल। एक्सचेंज कहता है यहाँ पे 50 तो उसका 50 ही होगा। रिलायंस के लिए 250 तो वो 250 में ही क्वांटिटी में वो जो होगा वो चेंजेस होगा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि 250 की जगह 200 या 250 की जगह 300, नो नॉट पॉसिबल। एक्सचेंज ने कहा इतना तो इतना होगा ही होगा। तो इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द पैरामीटर्स आर स्टैंडर्डाइज, दे आर नॉट निगोशिएबल, मतलब आप उसके साथ कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। दैट इज द फर्स्ट थिंग, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर टाइम बाउंड, मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के साथ आता है आपके पास, मतलब 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है। मैक्सिमम आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम आप उसे 3 महीने तक जो है होल्ड कर सकते हो, 3 महीने से ज़्यादा आप उसे होल्ड नहीं कर सकते। In the futures market, contract would be available in 1 month, 2 month, and 3 month time frame. The time frame till which contract last is called the expiry. मतलब आप जो है जितने टाइम तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट जो है होल्ड कर सकते हो, जो लास्ट डे होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का दैट इज नोन एज द एक्सपायरी। अभी ये जो टाइम बाउंड है इसके रिलेटेड भी जो है थोड़े बहुत मार्केट में जार्गन्स है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे जो है हम फ्रंट या फिर करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब फ्रंट या फिर करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, मतलब ये जो है आप कह सकते हो कि उसको जो है आप 1 महीने तक होल्ड कर सकते हो। दूसरा आता है 2 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। 2 मंथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जहाँ पे आप कह सकते हो जिसे हम नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है 2 महीने तक होल्ड कर सकते हो। मतलब अभी जून चल रहा है तो जून मंथ एंड जुलाई मंथ जो है दैट वुड बी 2 मंथ्स। फिर उसके बाद 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। सो एक होता है फ्रंट एंड करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा होता है फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो 3 चीज़ है ये तीनों अलग अलग टाइम फ्रेम को शोकेस करती हैं। तो अगर कोई कहता है कि मैं नेक्स्ट मंथ में काम कर रहा हूँ, मतलब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है वो 2 महीने तक की है, मतलब वो 2 महीने तक उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे होल्ड करके रख सकता है। किसी ने फार मंथ कहा तो मतलब वो 3 महीने तक होल्ड कर सकता है। दैट्स इट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है दैट इज नोन एज द एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होता है? एक्सपायरी मतलब जहां तक आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट डेट होता है उसे जो है हम एक्सपायरी कहते हैं। एक्सपायरी जो है जनरली लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है, अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि
As we all know, the futures contracts are time bound. The expiry of the contract is date up to which contract agreement is valid. Beyond the valid date, the contract cease to exist. मतलब आप कह सकते हो कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे इन्वॉल्व होते हो, मैंने 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मतलब जून मंथ का, तो जून मंथ का एक्सपायरी है लेट से 24 जून 2021। तो उसके बाद जो है वो 24 जून कॉन्ट्रैक्ट की कुछ वैलिड ही नहीं होगा, उसका मतलब ही नहीं बनता है। सो दैट इज नथिंग बट द एक्सपायरी। अभी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेबल, मतलब अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट आता है कि अगर मैंने यहाँ पे 3 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो क्या मुझे उसको 3 महीने तक होल्ड करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब आप सिलेक्ट करते हो भले फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, बट आप जो है आप चाहते हो कि नहीं, मैंने अभी खरीदा 3 महीने के लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं जो है इसको सो फॉर एग्जांपल अभी अगस्त मंथ का मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया, तो अभी अगस्त मंथ तक मुझे उसका वेट करना है, ऐसा नहीं है। अभी मैंने मान लीजिए कि 3 बजे मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को परचेज किया, 3:10 को भी अगर निकाल देना है या 3:05 को भी अगर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट को निकाल देना है, मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ट्रांसफ़र कर दूंगा। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज easily tradable. At any point in time, if my view changes, I can just transfer the contract to someone else and get out of the agreement. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप इजीली ट्रेडेबल है, मतलब आप किसी को भी ट्रांसफर करना चाहते हो, आप कर सकते हो। मतलब आपने परचेज किया था, 15 मिनट के बाद आपको लगता है कि इनफ, जितना प्रॉफिट करना था हो गया, आप सेल कर दीजिए, आपका काम खत्म। सो अनिल जी, ट्रांसफर मतलब क्या? मान लीजिए कि आपने, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा आप सभी को, कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया, मतलब रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने 3 बजे परचेज किया, ओके, और 3:05 को लगता है कि आपको जितना प्रॉफिट करना था आपने कर लिया है, तो बस सेल कर दीजिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा फिर। सो इस तरीके से यहाँ पे आप ट्रांसफर या फिर आप इसे ट्रेडेबल भी कह सकते हो, आप इस तरीके से आप इसे आसानी से ट्रेड कर सकते हो। अभी दूसरा यहाँ पे आता है लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब क्या कि हर एक सिक्योरिटी जो है यहाँ पे, मतलब सबका एक अपना अपना एक लॉट साइज होता है। मतलब यहाँ पे कोई जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोई एक ऐसा होता है कि जिसका लॉट साइज 250 का होगा, किसी का ऐसा होगा कि जिसका आप कह सकते हो कि 300 का हो सकता है, किसी का 100 का हो सकता है, तो सबका अलग अलग लॉट साइज होता है यहाँ पे। फ्यूचर्स, तो यहाँ पे फ्यूचर्स इज अ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट वेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू द अग्रीमेंट इज प्री डिटरमाइंड. Lot size is one such parameter. Lot size specifies the minimum quantity that you will have to transact in futures contract. Lot size varies from one asset to another. So this is nothing but the lot size. ये जो है लॉट साइज भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ओके, सो अभी कोई मुझे बता सकते हैं कि इंडियन का जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, उसको रेगुलेट कौन करता है? स्टॉक मार्केट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो इंडिया के स्टॉक मार्केट को यहाँ पे रेगुलेट कौन करता है? ओके, सो यहाँ पे मुझे एक आंसर आया है कि तबस्सुम जी से कि बीएससी, अनिल जी कह रहे हैं बीएससी एनएससी एक्सचेंज, ओके, एक्सचेंज करते हैं। अनूप जी कह रहे हैं सेबी, यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड अनूप जी। ओके, सो द आंसर इज सेबी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन मार्केट के बारे में, ये तो एक्सचेंज भी जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर्स मार्केट पे, तो फ्यूचर मार्केट इज हाईली रेगुलेटेड बाय द सेबी इन इंडिया। द रेगुलेटर अथॉरिटी सेबी, सेबी का जो फुल फॉर्म है दैट इज सिक्योरिटीज
एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट ऑलवेज लुक आफ्टर द एक्टिविटीज इन द मार्केट, मतलब मार्केट में जो भी होने वाली एक्टिविटीज है उन उस पर जो है उनका ध्यान रहता है, और उनका यही मानना है कि सभी चीज़ें यहाँ पे एकदम स्मूथली रन करें। तो इससे क्या होता है, दिस ऑल्सो मीन्स द डिफॉल्ट ऑन अ फ्यूचर अग्रीमेंट इज अ हार्डली पॉसिबिलिटी। तो हमने देखा था कि फॉरवर्ड में डिफॉल्ट हो सकता था, तो यहाँ पे एक वन मोर रीजन है कि वो यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट इसीलिए नहीं होता बिकॉज सेबी सारी चीज़ों का ध्यान भी रखता है, जैसे एक्सचेंज रखता है वैसे ही सेबी भी रखता है कि जिससे सारी चीज़ें जितने भी प्रोसेस है एकदम अच्छे से स्मूथ तरीके से चले। सो ये जो है यहाँ पे दूसरा यहाँ पे पॉइंट था रिगार्डिंग द डिफॉल्ट रिस्क, ये डिफॉल्ट रिस्क यहाँ पे क्यों नहीं होता। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आता है दैट इज नोन एज द ओपन इंटरेस्ट। ओके, कोई बता सकता है ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, व्हाट इज द ओपन इंटरेस्ट? ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ पे एक आंसर मुझे जो है तबस्सुम जी से मिला है, अनिल जी से मिला है। ओके, नो इश्यूज। तो चलिए देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। पहले इसको थियरी में देख लेते हैं, फिर आपको मैं एकदम एकदम इजी वे में बताता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन असेट, द टोटल ओपन इंटरेस्ट डज नॉट काउंट टोटल एवरी बाय एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है काफ़ी बड़ा डेफिनेशन है, इसको हम इजीएस्ट वे में समझ लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो अभी भी ओपन है, जो अभी तक सेटल नहीं हुए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है अभी तक सेटल नहीं हुए, उसे हम ओपन इंटरेस्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, तो और भी एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ मैं आपको। एक कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है मार्केट में अभी फिलहाल, एक बाय करके रखा है, एक सेल करके रखा है। तो मान लीजिए एक पार्टिसिपेंट है, उनका नाम है दर्शन, एक का नाम है यहाँ पे राज। अभी दर्शन जो है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्यूचर का बाय किया। आई विल रिपीट अगेन, दर्शन ने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट अभी बाय किया है, उसने अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट को सेल नहीं किया है। एट द सेम टाइम राज ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करके रखा है, उसने अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट को बाय नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा, मेरा ओपन इंटरेस्ट जो होगा वो 1 का होगा। ओपन इंटरेस्ट मतलब जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, जो अभी तक सेटल नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट सेटल्ड येट, उसे हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। सेटल मतलब क्या कि दर्शन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेल कर दिया और राज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाय कर दिया, तो वो जो है फिर मेरा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो है पोजीशन क्लोज हो जाएगी, मेरा ओपन इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा। ओपन इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट आपके अभी भी ओपन है जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक ही बायर होता है और एक सेलर होता है। सो मान लीजिए कि एक मार्केट है जहाँ पे 450 बायर है, 450 बायर है और 550 सेलर है। अभी आप मुझे ये बताइए कि इस केस में ओपन इंटरेस्ट क्या होगा मेरा, व्हाट वुड बी द ओपन इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस? ओके, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे अनिल जी से मिला है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यहाँ पे मेरा ओपन इंटरेस्ट क्या हो सकता है? 450 बायर है और 550 सेलर है, तो मैं यहाँ पे कितने मेरे ओपन इंटरेस्ट हो सकते हैं, व्हाट वुड बी द ओपन इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस? ओके, एक आंसर मुझे यहाँ पे ताबसुम जी से मिला है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपका 450 होगा।
कैसे? बिकॉज़ यहाँ तो ओपन इंटरेस्ट मैंने जैसे कहा कि ऐसे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अभी भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अभी भी ओपन है, जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। मतलब अगर आप इसको जो है इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि एक मार्केट है, ओके? एक मार्केट है जहाँ पे खरीदने वाले 450 लोग हैं और बेचने वाले 550 लोग हैं। उस मार्केट में क्या होगा कि 450 बायर जो है सभी के पास से, सभी सेलर के पास से एक-एक चीज़ें लेंगे, तो वो 450 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे पॉसिबल है। तो बाकी जो है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कितने पॉसिबल है? सिर्फ़ 450। तो क्वेश्चन आता है कि वो जो बीच का 100 हो डिफरेंस होगा उसका क्या? तो अगर आगे जाके बायर जो है 450 से 550 हो जाता है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। उसी जगह अगर सभी लोग अपने पोजीशन क्लोज करने लगे तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो साढ़े 450 वुड बी द आंसर। आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊं कैसे इसको याद रखना होता है। जो भी इन दोनों में कम वैल्यू होगा, बायर एंड सेलर, उन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगा, जो लोवेस्ट होगा, वो आपका ओपन इंटरेस्ट होगा। अभी मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। 350 जो है बायर है और यहाँ पे 125 जो है यहाँ पे सेलर है। अभी इस केस में ओपन इंटरेस्ट क्या होगा? परफेक्ट, वेरी गुड अनिल जी। यस करेक्ट अनूप जी। तो यहाँ पे इस केस में मेरा आंसर होगा 125। सो ओपन इंटरेस्ट इज 125। तो इस जो लोवेस्ट होता है ना उन दोनों में से, तो वो भी जो है आपका, आप ओपन इंटरेस्ट कंसिडर कर सकते हो। नाउ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अभी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और मार्जिन जो है मैं आपको साइमल्टेनियसली बता देता हूँ कि क्या होता है। बहुत इजी है दोनों, बहुत ईजी। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इट्स नथिंग बट आप कह सकते हो, मान लीजिए कि कंपनी है रिलायंस, उसका अभी मान लीजिए प्राइस चल रहा है 2220 का। उसका लॉट साइज जो है, एक लॉट के अंदर टोटल 100 शेयर है, 250 आते हैं लेट से, बट फॉर टाइमिंग मैं यहाँ पे 100 मेंशन कर रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होगा इसका? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 2220 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 2,22,000। ये जो है इसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा। मतलब जिस प्राइस पे मैंने उसको एंट्री किया, जिस प्राइस में मैं एंटर करता हूँ, उस प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है उसके लॉट साइज के साथ, तो आपको जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज समथिंग इज इक्वल टू स्पेंड प्लस एक्सपोजर। स्पेंड जो है वो एक्सचेंज के द्वारा चार्ज किया जाता है, और ये होता है एक्सचेंज के द्वारा, और ये होता है ब्रोकर के द्वारा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एक परसेंटेज होगा, एक्सचेंज इतना लेगा, एक ब्रोकर इतना लेगा, और फिर उन दोनों का मिला के लेट से मिला के कुछ होता है 45,000। तो वो 45,000 जो है यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। सो 2,22,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा, तो आपको 2,22,000 पे नहीं करना, आपको बस उसका जो मार्जिन यहाँ पे मेंशन किया है वो ही आपको पे करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पे नहीं करना है। सो दिस इज नथिंग बट, ये जो है यहाँ पे जो एक्सचेंज एंड ब्रोकर जो है वो आप यहाँ पे मतलब स्पैन प्लस एक्सपोजर है, दैट इज नथिंग बट द मार्जिन। सो लेट मी कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पे दिखा दूंगा, सो दैट आपको ये जो है एकदम आसानी से समझ में आ जाए। So contract value, the future agreement has a standard predetermined minimum quantity. The contract value of a future agreement can be generalized to lot size multiplied by price. मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज नथिंग बट, दोनों पार्टी को यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होना हो तो उन्हें एक डिपॉजिट पैसा देना पड़ता है। तो उसे जो है आप टोकन की तरीके से सोच सकते हो कि अगर वो आना है तो आपको वो टोकन एडवांस में पे करना पड़ेगा। द मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द ब्रोकर। आपको ये पैसा आपके ब्रोकर के पास रखना है, आपके डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये जो है सर्टेन परसेंटेज होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, जिसे हम स्पेंड मार्जिन परसेंटेज एंड एक्सपोजर मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। तो दो मार्जिन यहाँ पे होता है।
ओके, तो मैं अभी जो है सारी चीज़ें वन बाय वन आपको सॉफ्टवेयर पे दिखाता हूँ, सो दैट आपको ये समझने में काफ़ी आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, मार्केट डेप्थ ओपन कर लीजिए और यहाँ पे एक्सचेंज में एनएसई, एफओ, फ्यूचर स्टॉक, रिलायंस, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर दीजिए। ओके, तो सबसे पहले कौन सा टर्म आया था यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। यस, तो ये एक स्टैंडर्डाइज है, इसमें आप कुछ जो है यहाँ पे कुछ भी आप नेगोशिएबल नहीं कर सकते। सेकंड यहाँ पे है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर टाइम बाउंड, मतलब ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अभी मैं आपको लाइव शो करूंगा वो कहाँ पे होता है। तो ये जो 24 जून है, दिस इज योर 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। 29 जुलाई जो है वो आपका सेकेंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, और 26 अगस्त 2021 जो है वो आपका 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, कोई मुझे बता सकते हैं इसमें नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का डेट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का डेट, मतलब जो क्या डेट है यहाँ पे नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये जो तीन है वो आपका 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें जो नेक्स्ट मंथ का डेट क्या है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यस परफेक्ट, वेरी गुड अनूप जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस करेक्ट ताबसुम जी, तो 29 जुलाई जो है वो मेरा होगा नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, 24 जून है वो मेरा करंट मंथ होगा, और 26 अगस्त जो है वो मेरा फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होते हैं, वो जो है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होगा। अभी यहाँ पे आप 24 को देखेंगे, देखिए जून महीने में क्या है कि लास्ट थर्सडे, अभी ये थर्सडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, थर्सडे में लास्ट कभी आ रहा है 24 को, इसलिए वो 24 जून जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये महीने का लास्ट, मतलब एक्सपायरी का दिन है। अगर आप जुलाई में, आप सभी ने कहा कि 29 जुलाई जो है वो होगा नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, आप देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, थर्सडे में लास्ट कब आ रहा है, 29 जुलाई को। सो इसीलिए वो यहाँ पे है। सो और अगर अगस्त की बात करते हैं, अगस्त में आप देखिए कि 26 अगस्त को होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सी 26 अगस्त, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। तो ये क्यों है, बिकॉज ये लास्ट थर्सडे को आता है, इसीलिए यहाँ पे लिया गया है। बराबर, तो ये टाइम बाउंड है, और एक्सपायरी भी जो है मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। सो एक्सपायरी जो हमने जो 26 जो आप कह सकते हो अगस्त है, 24 जून है, 29 जुलाई है, दिस इज नथिंग बट योर एक्सपायरी। तो ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेबल, यस आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। आपको ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं करना, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक्शंस में आपको बाय पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो सारे यहाँ पे ऑर्डर विंडो आ जाएगा। तो आप देख सकते हो रिलायंस, रिलायंस के वन लॉट में कितनी क्वांटिटीज है, 250, रिलायंस के वन लॉट में 250 क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज जो है एनएससी एफओ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट मॉड्यूल के लास्ट सेशन में देखा तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्डर टाइप, लाइक लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस। लिमिट मतलब आपको कौन से प्राइस पे बाय या सेल करना है, मार्केट मतलब आपको बाय मार्केट के प्राइस पे बाय या सेल करना हो, और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर। अभी मान लीजिए कि 2238 चल रहा है, मुझे इसको परचेस करना है 2220 रुपीज पे। यहाँ पे आप इसे लिमिट कर दीजिए, 2220 कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, तो वो आपका 2220 में सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में होता है एक नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अगर आप उसे एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हो तो आप नॉर्मल सिलेक्ट कीजिए। अगर आप वैल्यू प्लस सिलेक्ट करते हो दैट इज फॉर इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप वैल्यू प्लस सिलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद आता है ऑर्डर लाइफ। ऑर्डर लाइफ में जो है एक होता है डे और आईओसी। डे मतलब अगर आपको कोई आपका ऑर्डर जो है वो आपका डे में आपका ऑर्डर की वैलिडिटी आज के पूरे दिन तक रहेगी। और आईओसी में क्या होगा कि आपका जो है ऑर्डर की वैलिडिटी वो 2 मिनट की होगी, इमीडिएट और कैंसिल जिसे हम कहते हैं। आईओसी का फुल फॉर्म है इमीडिएट और कैंसिल। अगर आपको सेल विंडो पे जाना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, अंडर द एक्शन सेल पे क्लिक कर दीजिए। ओके तो ये यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द, ये सेल का है। तो सेल में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज NSEFO ऑर्डर टाइप, यहाँ पे लिमिट, रिलायंस, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यही चीज़ अगर आपको आपको शॉर्टकट कीज़ यूज़ करना है तो आप अपना जो है आप शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप F1 प्रेस करोगे तो वो बाय विंडो हो जाएगा और F2 प्रेस करोगे तो वो सेल विंडो हो जाएगा। तो वो भी जो है आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। तो ये जो है ट्रेडेबल है। लॉट साइज है, तो लॉट साइज में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट गिव मी द सेकेंड। तो ये अभी तक हमने रिलायंस का देखा। लेट्स से अभी हम TCS का देखते हैं, TCS का कितना लॉट साइज है। तो मैंने जैसा कि कहा कि सभी सिक्योरिटीज़ के अपने डिफरेंट डिफरेंट ये होते हैं, लॉट साइजेस होते हैं। ओके तो यहाँ पे आपको TCS का प्राइस दिखने लगा। आप बस एक बार वापस जो है F1 प्रेस कीजिएगा तो आप देख सकते हो कि TCS का एक लॉट में कितना है, 300 है। अभी मान लीजिए कि हम वोडाफोन आइडिया को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे आइडिया मेंशन कर देता हूँ और इसे मैं जो है रिफ्रेश कर देता हूँ फिर, तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हो ये आइडिया का है। अगर मैं इसको F1 रिफ्रेश करता हूँ तो एक लॉट में यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, 70,000। तो एक लॉट में यहाँ पे कितना है, 70,000 का यहाँ पे क्वांटिटी है। सो हर एक सिक्योरिटी का जो है डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइज होता है। सो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, NSEFO, रिलायंस, इसके बाद यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है दैट इज एक्सपायरी, और उसके बाद आप रिफ्रेश कर दीजिए। ओके तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट चीज जो है दैट इज, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अबाउट द ओपन इंटरेस्ट। अभी ओपन इंटरेस्ट का कैसा होता है कि ओपन इंटरेस्ट के लिए आप कह सकते हो कि जो भी करंट मंथ होता है, जो भी आप कह सकते हो करंट मंथ होता है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मिलता है। तो वहाँ पे लिक्विडिटी जो है कंपैरेटिवली ओपन इंटरेस्ट हाई, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है तो लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हाई हो वहाँ पे। सो अभी जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं रिलायंस की बात करता हूँ, रिलायंस का आप देखिए 24 जून, तो ये 24 जून जो है दिस इज द रिलायंस। ये 24 जून का अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 3,11,45,215। कितना है, 3,11,45,215। बट उसी जगह अगर मैं जुलाई पे आ जाता हूँ और आप इसे रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए कितना हो गया, 1,10,00,000, 3 करोड़ से हो गया 1,10,99,215। और अगर मैं इसे अगस्त में लेके आता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो 1 लाख और 1,10,00,000 जो था उसका भी कम हो जाएगा, ये हो गया 2,64,500। तो आप कह सकते हो कि जितना ज़्यादा आप दूर जाएंगे, जितना ज़्यादा आप फार मंथ या नेक्स्ट मंथ करते हैं, उसका करंट मंथ के कंपेयर में जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम दिखाई देगा।
तो अगर आप चाहते हो आपको बहुत सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए तो यू शुड ट्रेड इन करंट मंथ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है लिक्विडिटी। सो दिस इज द थिंग। अभी लास्ट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ दैट इज नोन एज द मार्क टू मार्जिन। तो मार्क टू मार्जिन में मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि आपको मार्जिन कैसे देखना है। तो चलिए अभी मान लीजिए कि हम रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे एंट्री करना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ मैं, और 24 जून के कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर करना चाहूँगा। सो 2220 पे मुझे परचेस करना है, 250 का लॉट साइज है। तो इसका वैल्यू हो रहा है कुछ 5,55,000, बट मुझे इतना अमाउंट पे नहीं करना। मुझे जो है इतना अमाउंट पे नहीं करना है, मुझे जो है सिर्फ मार्जिन अमाउंट पे करना है। मार्जिन मुझे कैसे पता चलेगा? स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, अंडर द रिपोर्ट्स आरएमएस एडमिन करके ऑप्शन होगा। अंडर द रिपोर्ट्स आरएमएस एडमिन का जो है एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक नाम होगा अदर लिंक्स का, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है मार्जिन रिपोर्ट पे। जैसे ही आप मार्जिन रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सचेंज का नाम सिलेक्ट करना है एनएससी एफओ। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंबल सिलेक्ट करना है, सिंबल में आएगा आपका रिलायंस, तो हम रिलायंस में कर रहे हैं, सो यू हैव टू सिलेक्ट द रिलायंस। ओके, सो ये रिलायंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, रिलायंस का 250 का मार्केट लॉट है। तो यहाँ पे आपका मार्जिन कितना आपको रखना है? 1,23,162.10। तो यहाँ पे 5,55,000 पे नहीं करना, कितना पे करना है? बस इतना, 1,23,162, इतना आपको आपके डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली रखना पड़ेगा। तो जो है आप उस रिलायंस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाएंगे। सो अभी जो है मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी द सेकंड, जिसे हम मार्क टू मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको मैं सारी जो है चीज़ें दिखा देता हूँ कि हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जस्ट गिव मी द सेकेंड। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे सिंबल। तो हम सिंबल जो है आपका होगा रिलायंस, बिकॉज हम रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं, सो रिलायंस वुड बी द यहाँ पे सिंबल होगा। फिर उसके बाद हम होगा कौन से प्राइस पे एंट्री कर रहे हैं, सो एंट्री प्राइस जो है हमारा दैट इज 2,220। कोई कह सकते हैं लॉट साइज कितना है यहाँ पे रिलायंस का? व्हाट इज द लॉट साइज? यस, रिलायंस का जो है लॉट साइज कितना था? नो, 250 वॉज द लॉट साइज। तो 250 जो था वो इसका लॉट साइज है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मार्केट लॉट कितना है रिलायंस का। रिलायंस का मार्केट लॉट इज 250। सो 250 जो है मेरा लॉट साइज है।
कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना होगा 2220 मल्टीप्लाइड बाय 250, तो 5,55,000 जो है ये मेरा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इसके बाद मार्जिन कितना पे करना है, मार्जिन पे करना है 1,23,162, इतना आप मार्जिन पे कर दीजिए। फिर उसके बाद आता है टुडेज डेट, मतलब आज जो है मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया, दैट इज 21 जून 2021, और एक्सपायरी कभी का है 24 जून 2021। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे देख सकते हो। ओके, तो अभी हम देखेंगे मार्क टू मार्जिन। तो मार्क टू मार्जिन में यहाँ पे एक डेट, प्राइस जो है ये क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे। उसके बाद आएगा आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस, लॉट साइज, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड मार्क टू मार्जिन। इसके बाद यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेट लिख देता हूँ, 21 जून 2021, 22 जून 2021, 23 जून 2021 एंड 24 जून 2021। प्राइस मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एंट्री किया था प्राइस 2220 पे, उसके बाद वो गिर गया 2200 तक, फिर 2235 पे आया एंड क्लोज हुआ 2275 पे। ये जस्ट रैंडम यहाँ पे अमाउंट में मेंशन कर रहा हूँ। डिडक्शन आप कह सकते हो अनिल जी, एक तो ब्रोकरेज होगा और टैक्सेशन होगा, बस वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में पता चल जाएगा। जब से आप कॉन्ट्रैक्ट नोट देखेंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा कितना डिडक्शन होगा। वो मार्क टू मार्जिन जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको जो चीज़ देखना है दैट इज एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। एब्सोल्यूट प्रॉफिट लॉस जो है वो आपका बस न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करना है और कुछ नहीं। तो ये जो है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू जो अगर आप करोगे तो आपको आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है लॉट साइज के साथ। तो एवरी टाइम माय लॉट साइज विल रिमेन सेम और मुझे इसको टोटल कर देना है। सो एब्सोल्यूट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, एब्सोल्यूट प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लॉट साइज के साथ, और एब्सोल्यूट प्रॉफिट इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लॉट साइज के साथ। फिर अगर मेरा मेरा मैंने उस दिन लॉस में रहेगा तो वो मार्क टू मार्जिन से डिडक्ट हो जाएगा। अगर मैंने प्रॉफिट किया है तो वो मार्जिन में मेरे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस मान लीजिए मैंने ये जो है 24 को ये कॉन्ट्रैक्ट को मैंने एग्जिट कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया और ये जो है दिस इज माय एंट्री पॉइंट। तो एग्जिट माइनस एंट्री जो है दिस माइनस दिस जो है वो आपका हो जाएगा समथिंग विच इज नोन एज द आपका क्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद जो है आपके जो भी चार्जेस है एंड ऑल वो सब कट होंगे एंड बाकी का जो भी जो होगा अमाउंट वो आपको आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो ये दिस इज द वे मार्क टू मार्जिन हैज बीन कैलकुलेटेड। मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या है, डेट्स लिखा है मैंने सबसे पहले। यहाँ पे मैंने रिस्पेक्टेड प्राइस लिखा है कि कौन सा प्राइस यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा प्राइस हो सकता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये जो है मान लीजिए 2220 पे मैंने एंट्री किया था। एक दिन के बाद वो 2200 हो गया, तो 20 रुपए का मुझे नुकसान हुआ। 250 का लॉट साइज है, 5000 का मुझे यहाँ पे फर्क पड़ता है। सो उसके बेसिस पे आप कह सकते हो ये हो गया 5 लाख जो है मेरे मार्जिन से वो यहाँ से निकल जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तीसरे दिन ये 2235 पे आ गया, 35 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो मेरे को यहाँ पे 8750, तो ये मेरे मार्जिन में ऐड हो जाएगा। अगर लॉस किया है तो आपके मार्जिन से डिडक्ट होगा, प्रॉफिट किया है तो आपके मार्जिन में ऐड हो जाएगा। और वैसे ही चलते चलते यहाँ पे लास्ट में बचा
1,36,912, तो वो एग्जिट को आपको निकाल देना है आपके एंट्री प्राइस से। तो जो भी गैप होगा, जो भी डिफरेंस होगा, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा या ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर आप यहाँ पे जो है आपका मार्जिन कम हो जाता है, लॉस होता है, तो आपको अगर आपको वो पोजीशन को कंटिन्यू करना है तो आपको एडिशनल मार्जिन यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर आप एडिशनल मार्जिन नहीं रखते हो तो आपको वो पोजीशन जो है फिर स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर कंटिन्यू करना है तो एडिशनल मार्जिन रखना पड़ेगा, इफ़ इन द केस इफ़ यू आर मेकिंग द लॉस। अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आप जो भी मार्जिन यहाँ पे मेंशन किया उससे ज़्यादा आपके पास मार्जिन है, सो डोंट वरी। तो आप जो है जितना मार्जिन है उससे अगर ऊपर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा। बट अगर वो मार्जिन से नीचे जाता है तो फिर आपको एडिशनल मार्जिन वहाँ पे रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड और एक चीज़ जो है कि यहाँ पे अगर बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं कि अगर मैं भूल जाता हूँ तो क्या होता है। अगर आप भूल जाते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है अगर आपका जो है सेटलमेंट के लिए जाता है तो आपको फिर ये जो स्टॉक है उसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। फिजिकल डिलीवरी इन द सेंस कि आपको जो है 250 शेयर्स जो है रिलायंस के फिर वो परचेस करने पड़ेंगे। या अगर आपने शॉर्ट सेल किया है, अगर आपके पास शेयर्स नहीं है, तो फिर उसका जो है आपको यहाँ पे हैवी पेनल्टी लग सकता है। सो ये सभी चीज़ों से बेटर है कि अगर आप इस चीज़ को जो है डेरिवेटिव्स को ज़्यादा ग्रांटेड में ना लीजिए। अगर आप फ्यूचर्स करते हो एकदम चौकन्ना ना रहिए और कोई भी चीज़ को यहाँ पे मिस ना कीजिए, इसको हल्के में ना लीजिए। दैट वुड बी द स्मॉल एडवाइस फ्रॉम माई एंड। तो जो भी कीजिएगा अगर यहाँ पे आप फ्यूचर्स में करते हो उसे आप एकदम सोच समझ के कीजिएगा, बट इसको जो है एकदम सीरियस बिजनेस की तरह आपको इसको कंसिडर करना है। ओके, तो आज का ये जो सेशन है हमने यहाँ पे देखा व्हाट इज द लाइक डेरिवेटिव्स क्या होता है। हमने देखा कि फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट, ऑप्शंस कैसे प्लेस करना है, मार्जिन कैसे देखना है, मार्क टू मार्जिन, ये सारी चीज़ें हमने आज के ये सेशन में देखा। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग दिस सेशन, आप आपके डाउट्स जो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मीन वाइल जो है मैं आप सभी को ये सेशन के फीडबैक फॉर्म लिंक दे देता हूँ। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन दैट प्लीज़ फिल द फीडबैक फॉर्म लिंक।